हेलो एवरीवन, मैं अमन भक्त आपके इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम शॉर्ट में TIR बोलते हैं। आज इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे और ये होता क्या है, कैसे होता है, सब कुछ आज इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू कर। तो पहले हम कुछ घटनाओं को देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक पारदर्शी वस्तु है, यहाँ पे ये सभी एक पारदर्शी, आप कांच ले लें, जैसे कोई कांच हो गया, ऐसे कोई भी पारदर्शी वस्तु है जिससे प्रकाश पार कर जाती है। तो पहला देखते हैं हम, जो पहला फिनोमिना है, पहली घटना, इसमें प्रकाश सीधी गई। तो हमें पता है जब भी किसी भी वस्तु पे प्रकाश सीधी पड़ती है और वो पारदर्शी हो तो प्रकाश बिना मुड़े निकल जाती है। और दूसरा क्या है, और ये सरल से विरल, ये माध्यम विरल है, मतलब डेंसर मीडियम है, विरल माध्यम है। इसमें मतलब प्रकाश की चाल धीमी होगी और इसमें तेज होगी। ये एक सरल माध्यम है, सभी ऐसे ही हैं। इस घटना को हम देख रहे हैं। अब इस ए कोण पे हमने जब प्रकाश को डाला तो ऐसे हम पहले लंब बना लेते हैं, और किसी ए कोण पे डाला तो प्रकाश ऐसे निकल गई, थोड़ा सा जिस रास्ते पे जानी चाहिए थे उससे थोड़ा सा डेविएट हो गई। तो ये हो गया रिफ्रैक्शन, हो गया यहाँ पे। अब आगे ये देखते हैं, जब हमने सी कोण पे प्रकाश को फेंका तो प्रकाश ऐसे हो गया, मतलब प्रकाश इसी पे घसीटता हुआ चला गया। इसको बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। जब प्रकाश सी कोण पे जाता है तो घसीटता हुआ चला जाता है। ये सी कोण हो गया। अब अगला घटना देखते हैं हम, जब प्रकाश को बी कोण पे फेंका। बी कोई भी कोण हो सकता है, ए कोई भी कोण हो सकता है, और सी कोई भी कोण हो सकता है। और बी यहाँ पे सबसे बड़ा कोण है, ए उससे छोटा, और नहीं, ये उल्टा होगा। हम कोण को यहाँ से नाप रहे हैं तो ये होगा। अगर कोण को यहाँ इस लंब से नापते तो वो होता। अब एक लंब बनाया हमने और यहाँ चला गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें इस तरह वापस आ गई लाइट, किसी पारदर्शी माध्यम से लाइट टकराने के बाद वापस आ गई। अब इसी घटना को बोलते हैं हम TIR। अब इसको बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब किसी पारदर्शी वस्तु से जब लाइट टकरा के वापस आ जाती है, मतलब किसी पारदर्शी वस्तु पे रिफ्रैक्शन हो गया, मतलब परावर्तन हो गया, उसी घटना को हम बोलते हैं TIR, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ये देखिए, यहाँ पे लाइट आई और इधर चली गई, तो ये कोण कितना होगा, जो लाइट आई और इधर चली गई, तो इस कोण को बोलते हैं क्रांतिक कोण। जिस कोण पर लाइट आती है और टकरा के सीधा 90 डिग्री के रिफ्रैक्शन कोण, मतलब अपवर्तित कोण जो होता है वो 90 डिग्री का जब भी बनता है तो वो जिस एंगल से लाइट गई और 90 डिग्री का कोण बना उसको बोलते हैं क्रांतिक कोण। ये हो गया क्रांतिक कोण। तो इस कोण को हमने बोल दिया क्रांतिक कोण। और ये तभी होता है जब विरल माध्यम से सरल में जाते हैं, क्योंकि अगर सरल माध्यम से विरल माध्यम में आएंगे, सरल से विरल में आएंगे तो लाइट इस तरफ घूमेगी, और तो कभी भी नीचे यहाँ पे नहीं आ पाएगी, लाइट ऊपर चली जाएगी और 90 डिग्री हो जाएगी एक टाइम पे। तो इस घटना को बोला हमने TIR। और ये होगा कब, जब भी कोण क्रांतिक कोण से अधिक होगा। ये कोण जो अभिलंब से जो कोण बनता है ना, उसको बोलते हैं हम क्रांतिक कोण, जो जिस कोण पर आपतित हुई, और जिस कोण पर अपवर्तित होगी, अगर वो कोण 90 डिग्री हो गया तो यहाँ आई कोण कितना हो गया, C के बराबर, और R कोण कितना हो गया, इस कोण को हम बोल देते हैं D, या 90 - C भी बोल देते हैं। यहाँ पे R कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इस घटना को हम बोलते हैं क्रांतिक कोण। ये दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा तो ऊपर लिख देता हूँ, I = C और R = 90 डिग्री जब भी होगा तो बनेगा क्रांतिक कोण होगा ये। तो हमेशा ग्रेजिंग इमर्जेंस होगा, मतलब घसीटता हुआ लाइट निकल जाता है 90 डिग्री
कोण के साथ। और ये हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब हम समझते हैं क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण क्या होता है। इसके बारे में हमने जाना, जो ये आता है सी एंगल पे, यहाँ से मतलब आई बराबर सी होता है और आर बराबर 90 डिग्री, इसी को बोल दिया हमने। इस कोण को जब भी ऐसा आर 90 डिग्री होगा, जिस कोण पर आपतित होगी किरण, तो उसको हमने बोल दिया क्रांतिक कोण। अब इसको निकालेंगे कैसे किसी माध्यम के लिए, तो इसका मान मान लेते हैं μ1 और इसको मान लेते हैं μ2, और यहाँ पे क्या है μ1 ज़्यादा होगा μ2 से। यही याद रखिएगा कि μ1 ज़्यादा होगा तभी ऐसी घटना हो पाएगी, क्योंकि अगर μ1 कम हुआ तो जितना ज़्यादा ऊपर मारेंगे ये नीचे जाने की जगह ऊपर उठती चली जाएगी। तो इसको हम निकालते हैं। हम कैसे निकालेंगे, हमें स्नेल का नियम पता है, μ1 इंटू, पिछले वीडियो में मैंने बताया था स्नेल का नियम, μ1 इंटू साइन आई, तो μ1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन आर। ये नियम हमको पता है, इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। एक और मैंने रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के ऊपर शॉर्ट वीडियो बना रखा है, उसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे देख लेना, आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे उससे, और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाएंगे। ये हो गया μ1 μ2 से ज़्यादा है, तो हम यहाँ लिखते हैं μ1 की वैल्यू, तो μ1 को μ1 रहने देते हैं, और साइन आई की जगह क्या लिखते हैं, साइन ऑफ सी इक्वल्स टू μ2 कितना हो गया यहाँ पे, μ2 तो μ2 है, और साइन आर कितना है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, यहाँ लिखते हैं साइन 90 डिग्री। तो साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई, μ2, क्योंकि साइन 90 डिग्री तो 1 हो गया, μ2 इंटू μ2 अपॉन μ1, ये तो साइन सी आ गया μ2 अपॉन μ1, ये तो आ गया साइन सी। अब आपने देखा होगा फॉर्मूला साइन सी का 1 अपॉन μ1 या 1 अपॉन μ, तो हम अगर इसमें एक मान ले कि पहला माध्यम मतलब जो μ2 है वो हवा है, मतलब पानी से हवा में लाइट जा रही है, या फिर किसी कांच से हवा में जा रही है, तभी तो TIR होगा, तो μ2 हवा है, तो μ2 इक्वल्स टू 1 हो गया, और μ1 इक्वल्स टू हमने मान लिया μ, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, तो साइन सी कितना आ गया 1 अपॉन μ। तो ये फॉर्मूला आपको किताबों में मिलता है, और जनरली इसी फॉर्मूले का यूज होता है, कहीं कहीं इसका भी होता है। तो हमने क्रांतिक पर कोण पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्रांतिक कोण पढ़ लिया, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो हम क्रिटिकल एंगल के फॉर्मूले मतलब क्रांतिक कोण के फॉर्मूले को एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे हमने क्या पढ़ा, साइन ऑफ सी इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1, और μ2 अगर हवा हो तो 1/μ1। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, साइन 2 मतलब μ2 क्या था, ऊपर का माध्यम क्या था, नीचे विरल था और ऊपर था सरल, तो लाइट कहाँ से जा रही थी, इधर से इधर जा रही थी, तो μ2 अपॉन μ1, तो मतलब सरल माध्यम का अपवर्तनांक, म्यू तो अपवर्तनांक ही होता है, अपॉन विरल माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में ये लैंग्वेज दिया रहता है, जैसे कि कोई लैंग्वेज वाला न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, तो ये लिखते हैं हम सरल माध्यम का अपवर्तनांक अपॉन विरल माध्यम का अपवर्तनांक। और एक और चीज़ इसको लिख सकते हैं एक और तरीके से, वेग के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, तो हम लिख सकते हैं प्रकाश की चाल यानी v लिख मानते हैं प्रकाश की चाल को, ये 1 अपॉन म्यू के व्युत्क्रमानुपाती है या फिर 1 अपॉन म्यू के समानुपाती होता है, ये लिख सकते हैं। इसी को हम तोड़ के अगर लिखें तो v1 मतलब पहले माध्यम में प्रकाश का चाल अपन दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर μ2/μ1।
इसी को हम लिख सकते हैं साइन सी। तो अगर प्रकाश की चाल दे रखी हो क्वेश्चन में तो इस तरह से निकालते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं वो प्रकाश की चाल से है। भी यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। एक प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। इसमें क्या है, प्रकाश की चाल ज्ञात करें यदि क्रांतिक कोण 30 डिग्री है। ऐसे आप ये कर लोगे, आप एक बार ट्राई करो। तो कर लिया आपने। तो हम निकालते हैं प्रकाश की चाल। कैसे निकालें, हमें क्या दिया क्या है, पहले हम ये लिखते हैं। सॉल्यूशन करेंगे तो जो पहले दिया है वो लिखते हैं। तो हमें सी का मान सिर्फ दे रखा है 30 डिग्री। और जब भी दूसरा माध्यम ना दे रखा हो, मतलब अगर μ2 हमें ना पता हो तो इसको हम हवा ही मानते हैं। तो हमने मान लिया साइन सी इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1। और ये तो हवा है तो 1 अपॉन μ1 इसको लिख देंगे 1 अब साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1 अपॉन μ1। तो 1/2 होता है साइन 30 डिग्री और 1 अपॉन μ1। तो म्यू कितना आ गया हमारे पास, μ1 को म्यू बोल देते हैं, 2 आ गया। इसका मतलब इस माध्यम का अपवर्तनांक 2 है। अब हमें अपवर्तनांक पता चल गया। तो हमें 2 माध्यमों का अपवर्तनांक पता है और इसमें वेग निकालना है। तो हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है, इसकी चाल होती है 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और हवा में म्यू कितना हो गया हवा का 1। और हमें माध्यम में निकालना है में प्रकाश की चाल, हम इसको मान लेते हैं v। तो हमें क्या पता था, v क्या होता है 1 अपॉन μ1। तो v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1। और ये किसके बराबर होता है, साइन सी के बराबर होता है। तो डायरेक्ट हम 1/2 लिख देते हैं यहाँ पे, ऐसे हमें पता है 1/2 ही होगा। तो v1 कितना आ गया, तो प्रकाश की चाल पहले माध्यम में कितनी है वही तो हमें निकालना है। दूसरे माध्यम में हमें पता है 3 गुना 10 की पावर 8। तो v1 बराबर बटा 3 गुने 10 की पावर 8 बराबर μ2 1 हो गया और ये 2 आ गया। तो 6 गुने 10 की पावर 8 नहीं 3/2 गुने 10 की पावर 8। v1 इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10 की पावर 8। तो हमारा v1 कितना आ गया, तो 1.5 इंटू 10 की पावर 8। और ये किस में आया, मीटर पर सेकेंड में। तो ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं और इसी तरह के न्यूमेरिकल आते हैं। और बाकी न्यूमेरिकल आप कर लोगे, आप एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल कर लेना। हम पढ़ते हैं टीआईआर होने की क्या शर्तें हैं। एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि टीआईआर होने की शर्तें लिखे, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें लिखे। तो पहला शर्त हम क्या जानते हैं, हमेशा पहला माध्यम क्या होना चाहिए, पहला माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब प्रकाश विरल से सरल माध्यम में जानी चाहिए, विरल से सरल में जानी चाहिए। ये हो गया पहला शर्त। ये 2 नंबर के प्रश्न आएंगे तो 2 ही आंसर लिखना होता है। पहला शर्त हमने ये लिख दिया। दूसरा शर्त हम क्या लिख सकते हैं कि जो होगा आई, जो हमारा आपतन कोण होगा वो कितना होना चाहिए, हमेशा सी से ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि जब भी आई बराबर होगा सी के तो क्या होता है, लाइट घसीटती हुई, मतलब आर बराबर 90 डिग्री होता है। और जब आर 90 डिग्री से ज़्यादा बढ़ेगा तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो हमने ये पढ़ लिया। तो हमारा टीआईआर जो टॉपिक है, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वो खत्म हो गया। तो आपने अभी तक तो इस वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया है तो कर दीजिए और इस अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और नीचे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, उसमें सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल वगैरह मैं डालते रहता हूं। और वीडियो का सबसे पहला लिंक भी आपको वहीं पे मिल जाएगा।